चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, जय भीम मेरी तरफ से। मेरा नाम बच्चालाल उन्मेष है। मैं यूपी राज्य के भदोही ज़िले का निवासी हूँ। मेरा बैकग्राउंड एक किसान वर्ग परिवार से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी कृषक हैं और साथ में ही उनका चाय पान का व्यवसाय भी रहा है, जिसमें दादा हमारे भी उसमें लगे हुए थे। उसके बाद वो चीज़ें हमारे पिताजी के साथ जुड़ी रही, फिर हम लोग भी उससे जुड़े रहे। लेकिन हमारे पिताजी का हार्दिक इच्छा रही थी कि हम आगे बढ़ें, शिक्षा दीक्षा ले करके, इन सब चीज़ों से उठ करके समाज के संवेदनशील चीज़ों से जुड़ करके एक सजग नागरिक और स्वस्थ नागरिक बन सकें। हमारे घर में हमारे 4 भाई हैं, मैं उसमें सबसे छोटा हूँ और एक मेरी बहन है। मेरी शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई है। गांव के आसपास ही कुछ कॉलेज, कुछ स्कूल थे जो वहाँ की सुलभता के लिए सबसे नज़दीक और सबसे अच्छे थे, और दूरी तय कर पाना मुश्किल था और आर्थिक स्थिति भी उतनी सुदृढ़ नहीं थी कि हम कहीं पर जा कर के अन्य स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जैसा आपको मैंने बताया कि हमारा बैकग्राउंड कृषक परिवार से ही था, तो उस समय बस 2 दिन जून की रोटी मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ और अपेक्षा नहीं रखा जा सकता था। आवश्यकता की पूर्ति ही सर्वोपरि था, इच्छा की पूर्ति तो बामुश्किल सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी शिक्षा दीक्षा सर्वप्रथम सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी। उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल में मैंने 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद तदुपरांत मैं वहाँ से निकल करके सरकारी स्कूल में गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रमईपुर के नाम से वो विद्यालय है, जहाँ पर मुझको कुछ ऐसे शिक्षक भी मिले जो, मैं शुरुआती दिनों में अंतर्मुखी था बिल्कुल, तो कुछ ऐसे शिक्षक मिले जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत बहिर्मुखी किसी तरह के टीचर थे। उनमें मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, एक मेवालाल बिंद और एक शिव शंकर सरोज जी। शिव शंकर सरोज सर दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन वे मेरे प्रेरणा के स्रोत शुरुआत से ही रहे हैं। जब मैं 6वीं कक्षा में गया तो पढ़ाई को लेकर के मैं दब्बू हुआ जाता था उस समय, लेकिन उन्होंने हमको पोडियम दिया और बाकी बहुत सारी चीज़ों को कि बोलना सिखाया, पोडियम पे लाया और हमको वाचाल बना दिया। मैं एकदम शर्मिला किस्म का आदमी था, बहुत ही ज़्यादा संकोची प्रवृत्ति का था, डरता था, सहमा रहता था, लेकिन वो हमको अपने बच्चे की तरह देखते थे और बहुत ही प्यार करते थे। इस वजह से हम खुल पाए वहाँ पे और सबके सामने आ पाए, धीरे धीरे बच्चों से खुल पाए। तो एक वाक़या था, उस समय भी वहीं शिक्षकगण में भी कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो कभी कभी मतलब दिल में उतर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनकी फहरिस्त में मतलब वो आ नहीं पाते हैं, उनको समेट नहीं पाते हैं उस प्रेरणा स्रोत के रूप में, उस फहरिस्त में। तो फहरिस्त में जो थे, एक टीचर थे, तो कुछ जातिगत संकीर्णताएँ शायद रही होंगी, पहले हमको मालूम नहीं था, छोटे थे। मैंने देखा हम लोगों को वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके भी बुलाते थे। थोड़ा अजीब नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग को अनभिज्ञ थे, हम लोग को पता नहीं था। लेकिन इस स्तर पे आने पर हम लोग को पता चला कि नहीं, वहाँ पर भी ये सब मानसिकताएँ थीं, क्योंकि इस स्तर पे आने पर ये सब चीज़ें हमको दिखती हैं। तो उनकी मंशा भी शायद स्मृति पटल पे स्पष्ट रूप से अब समझ में आती है। जैसे जात सूचक शब्दों का प्रयोग करने का तात्पर्य मेरा है कि व्यवसाय से लिंक करके शब्द का चयन करते हुए संबोधन करना। तो पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब समझ में आता है। फिर भी कोई वैसा नहीं, दुराव नहीं था उनसे, उनसे सहयोग ही मिला, हर प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। और तदुपरांत हम बगल के ही स्कूल में, जो कि हमारे घर से तकरीबन 2 या 3 ढाई किलोमीटर दूर था, जिसका नाम था
नेताजी राजनारायण इंटर कॉलेज सरवत खानी। वहाँ पे मैंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहाँ पे मुझे एक शिक्षक मिले, उनका नाम था राम समुच पांडे। वे बहुत ही मृदुभाषी और लोगों को प्रेरित करने वाले एक सजग शिक्षक के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत हुए। वैसे ही वे हमारे सामने भी दिखे और उनका आदर्श मैंने देखा, उनसे मैं प्रेरित हुआ। मैं उनके घर भी रहता था, कई दिनों तक रहा, 3 साल तक उनके घर से पढ़ा, शिक्षा दीक्षा भी लिया। वो मुझे कोचिंग भी देते थे, बहुत अच्छा लगा। फिर घर पे रहते रहते बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा जो शायद गाँवपुर के आसपास भी चीज़ें दिखी, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पे शिक्षा दीक्षा किया, पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ, वो भी प्रफुल्लित हुए। फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएचयू का दिया, फिर वहाँ से पास होकर के बीएचयू में एडमिशन लिया। फिर यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मित्रगण जुड़ गए जो अलग अलग स्टेट के थे, अलग अलग राज्यों से थे, जिनकी मनोवृत्ति, प्रवृत्ति वैज्ञानिक चिंतन दृष्टिकोण से ओतप्रोत थी और वो मुझे इन्फ्लुएंस करती थी। ऐसे शिक्षकगण भी मुझे मिले जो आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड से उन्मुक्त होकर के मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करने वाले सरोकार होकर के हमको प्रेरित किए और जिससे हम आकृष्ट हुए और उनसे प्रभावित हुए। फिर मैंने देखा कि बीएचयू में ही वैसे मैं शुरुआती दिनों में मैं पेंटिंग पे ज़्यादा फोकस करता था, मुझे कला बनाना बहुत पसंद था। विजुअल आर्ट में भी मैंने कई बार बीएचयू के कैंपस में ही जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनकी सीढ़ियों पर बैठ करके स्केचिंग करना सीखा भी, विजुअल आर्ट वाले भैया लोगों के साथ। मेरी पहले से ही रुचि थी कि इस दिशा में जाया जाए, लेकिन रुझान थोड़ा अलग होने की वजह से वो स्ट्रीम हम छोड़ दिए। आगे मेरा बीए वहाँ से शुरू हुआ। उसी दौरान मैंने वहाँ पे मधुबनी एक जगह है, इसमें लोग बैठते हैं और रविवार को वहाँ पे काव्य संगोष्ठी होती थी, जहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे हमारे जो सीनियर भैया थे उनका वो गोष्ठी होता था, जिसमें हम शरीक होते थे और महफिल जमती थी, अच्छा लगता था। उसमें हम भी कुछ लिखने का प्रयास शुरू किए थे। 1-2 लाइन से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कहते हैं ना कि लिखने के लिए कोई प्रेम पे लिखना शुरू करता है, कोई किससे शुरू करता है, तो मेरा क्या था कि मैंने शुरुआत की थी माँ पे। मेरा विषय माँ ही था। मुझे लगा कि इससे बड़ा जुड़ाव कुछ हो ही नहीं सकता और सभी लोग उससे ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं अपने आप को। तो मैंने प्रयास किया कि नहीं, माँ पे कुछ लिखा जाए। बिरला हॉस्टल में बैठा था, सोचा लिखा जाए, शाम का वक्त था। तो मैंने खूब प्रयास किया, घंटों बैठ गए, लेकिन कुछ लिख नहीं पाया। बस 2 लाइन लिख पाया कि जिसके सहज निस्वार्थ प्रेम का दुनिया में कोई मेल नहीं, जिसके सहज निस्वार्थ प्रेम का दुनिया में कोई मेल नहीं, वो होती है माँ और माँ पर लिखना खेल नहीं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख पाया। फिर धीरे धीरे 2-2, 4-4 लाइन मैंने लिखना शुरू किया, कभी पक्षियों पे, कभी बादल पे, प्राकृतिक की सुरम्य वादियों से संबंधित जो चीज़ें रहती थी वो उस पर मैंने लिखना शुरू किया था। कुछ प्रेम पे भी जाहिर है लिखना शुरू किया था। उसके बाद मैंने देखा समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझको टच करती थी शुरुआत से ही, चाहे वो पशु पक्षी का दर्द हो या और भी इंसानों की संवेदनाएं हों, मानवीय चेतना से संबंधित संवेदनाएं हों, तो मैं आहत हो जाता था। मैं उस पर लिखने का प्रयास शुरू किया कि नहीं, चूँकि मैं जब देखता था तो मुझे नींद नहीं आती थी, अजीब लगता था, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, आखिर कर क्या सकता हूँ। तो मुझे लगा जब कुछ नहीं कर सकते तो अपनी भड़ास, अपना गुस्सा, अपना रोष या अपनी संवेदनाएं क्यों ना कलम के जरिए से एक कागज़ पर उकेरा जाए। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि बीएचयू में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, प्रतियोगिताएँ भी होती हैं, तो उसमें भी हम लोग प्रतिभाग करते थे। तो मैं भी सोचा प्रयास करूँ। तो वहाँ पे जब मैं गया तो
कविता पाठ के संबंध में, तो मुझे टॉपिक मिला था तितली, जो कि मेरी पहली कविता थी। मैंने उसे उसी दौरान लिखा था। मैं कुछ टाइम मिला था, घंटों, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे, तो मैंने प्रयास किया लिखने का। तो ये मेरी पहली ही रचना थी। तितली को मैंने आक्षेपित किया है, आरोपित किया है स्त्रियों के ऊपर। स्त्री विमर्श से संबंधित एक कविता हो सकती है कि उड़ रही मधुबनी तितलियों को उड़ने की जरा सी अगन तो दे। उड़ रही मधुबनी तितलियों को उड़ने की जरा सी अगन तो दे। बागों के महकते फूलों में विचरण की जरा सी चलन तो दे। कातर दृष्ट निरख कब तक मृग नयन अश्रुपात करे। कातर दृष्ट निरख कब तक मृग नयन अश्रुपात करे। उन घड़ियाली नैनों की क्यों सघन न कोई जांच करे। इन पके बसंती बेलों को, इन पके बसंती बेलों को छू भौरों को जरा जलन तो दे। उड़ रही मधुबनी तितलियों को उड़ने की जरा सी अगन तो दे। अभी पंख खुले ही कहाँ है देखो, सर ही कहाँ। बनकर गुलाल आ बरसूं धरा पर, बनकर गुलाल आ बरसूं धरा पर, पहले से कोई चमन तो दे। उड़ रही मधुबनी तितलियों को उड़ने की जरा सी अगन तो दे। कहते हैं कि मैं नादा हूँ, कहते हैं कि मैं नादा हूँ, खोलूं जो पंख तो ज्योति भरी। होने से मेरी होती सिंगार, ये दुनिया मेरे दम पर हरी। मेरे होने से तू कही जाती माँ, मेरे होने से तू कही जाती माँ, पर धरती पर मेरा जन्म तो दे। उड़ रही मधुबनी तितलियों को उड़ने की जरा सी अगन तो दे। बागों के महकते फूलों में विचरण की जरा सी चलन तो दे। तो मेरी ये पहली कविता थी। हालांकि इस पे कोई पारितोषिक चीज़ें नहीं, लेकिन सराही गई। और अच्छा तब लगा जब हमारे क्लासमेट भी उसी में बैठे थे और प्रमोट किए, प्रेरित किए। इसी वजह से मैं लिखना शुरू किया, जारी रखा। बड़ी ऊर्जा मिलती है जब हमारे सहपाठी या हमारे जो आसपास के लोग हमको मोटिवेट करते हैं। वाकई में ये बहुत ही सकारात्मक पहल होती है। हमको भी, हम सबको भी ये समझना चाहिए, जो भी ऐसा हताश निराश हो या फिर अगर उसके अंदर कुछ ऐसी लग रही है कि नहीं इस पे वो काम कर सकता है, इस दिशा में वो आगे बढ़ सकता है और समाज को भी कुछ शायद दे सकता है, तो हमको ज़रूर आगे आकर के उनको प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये कविता वायरल हुई थी और काफ़ी प्रचलित हुई थी। इसको लोग काफ़ी पाठक मिले, सब लोग इसको सराहे और सुनना पसंद किए। तो मैं चाहूँगा कि ये कविता पुनः एक बार आप लोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इसका शीर्षक था छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। वाकया ये था कि लॉकडाउन का समय था और उस समय चीज़ें बामुश्किल मिल पाती थी, क्योंकि जद्दोजहद बहुत बढ़ गया था खाने पीने के लिए भी। तो क्या होता था कि ठेले वाले भाई साहब आते थे, वही सब्जी बेचते थे और घर घर के पर हम लोगों को सेवा देते थे, पहुंचाते थे। बहुत बड़ा काम करते थे उस समय, समझ सकते हैं आप सब। तो उस समय कुछ ऐसा वाकया हुआ कि कुछ ऐसे समाज के लोग उनको प्रतिकारित किए, उनको तिरस्कारित किए। उनको डायरेक्टली पूछा गया कि कौन जात हो, कौन सा बिरादर हो। तो ये बात मुझे वहाँ पे चुभ गया था। वहीं से मैंने उस शीर्षक को लिया, कौन जात हो। इसका शीर्षक का नाम दिया छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। फिर मैंने उसको पूरा एक संवाद के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। कविता सुनिएगा। कौन जात हो भाई, ललित हैं साहब, नहीं मतलब किस में आते हो। आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई, जो दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई, जो दलित पीता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई, जो दलित को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई, जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया,
पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। ये कविता रही थी। बाकी लॉकडाउन में काफ़ी कविताएं मैंने जो समय मिलता था तो उसमें रचनात्मक कार्यों में लगाने की कोशिश किया था। तो उस समय काफ़ी डिबेट भी चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम से लेकर के भी बहुत सारे डिबेट चल रहे थे टीवी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी। तो उस पर संबंधित मैंने कविताएं भी लिखी हैं। एक कविता है अधूरा इंसान, ये सुनाना चाहूँगा आप लोग को। इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा, इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा, गौर से देखना वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बना होगा। जुम्मन का घर कैसे बनता मता दीन के चांद पर, जुम्मन का घर कैसे बनता मता दीन के चांद पर, वहाँ भी मस्जिद का मसला मंदिर का दीवार तना होगा। मोड़ सको तो मोड़ दो, इंसान को इंसान से जोड़ दो, धर्म के नाम यहाँ हर कोई कब तक यूं फना होगा। क्यों सूरज की चाहत में सुनहरी शाम खोते हो, तुम जुगनू उस पर भारी हो जब अंधेरा बेहद घना होगा। कब तोड़ोगे इन धागों को मिथ्या बंधन मनुरागों को, कोई कुटिल नयनों वाला इन रस्मों को जना होगा। यह कैसा विधान यहाँ पर, यह कैसी गठजोड़ी है, मिलता रहा किसी को मेवा किसी को सख्त मना होगा। अब तो समझो बात हमारी, अछूत की थी उन्हें बीमारी, थे लड़े क्यों भीम पेरियार, कुछ तो पास आना होगा। आओ साथी आओ बंधु मिलकर अलग जगाते हैं, नाहक बैठा भाड़ फोड़ता कब तक एक चना होगा। इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा, गौर से देखना वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बना होगा। ये कविता मैंने अपने स्कूल के दौरान लिखी थी। पढ़ने का मतलब जब मैंने एज ए शिक्षक के रूप में ड्यूटी शुरू किया था, तो चूँकि हमारा सरकारी स्कूल में अधिकतर SC ST OBC के और भी वर्ग सभी वर्ग के पढ़ते हैं, लेकिन अमूमन और बहुताया देखा जाता है कि इस वर्ग से ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे भी आसपास के समुदाय थे जो कि एकदम मुख्य धारा से बिल्कुल विलग थे और उसी में आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग वनवासी। तो उनसे जोड़ने का हमारा पहल था कि चूँकि वो लोग कभी स्कूल नहीं आए थे, स्कूल का कभी मुँह नहीं देखे थे, ईंटे के भट्टे पे काम करते हैं। तो मैंने उस बस्ती में जब मैं गया तो वहाँ से एक कविता उपजी थी। मैंने इसका शीर्षक दिया था आश्वासन। उनकी स्थिति को देखते हुए आश्वासन कि रईसों ने बख्श दी है जान इतना काफ़ी नहीं, रईसों ने बख्श दी है जान इतना काफ़ी नहीं, दिया आश्वासन है निज़ाम इतना काफ़ी नहीं। जमी हो न सही पैरों तले, मिला है सारा आसमान इतना काफ़ी नहीं। रजिज की हड्डियाँ नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं, रजिज की हड्डियाँ नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं, आ गया कारखानों के काम इतना काफ़ी नहीं। जिस्म नींबू है आंसू है नमक ओठ मिर्च, जिस्म नींबू है आंसू है नमक ओठ मिर्च, आया खून सिकंजी के काम इतना काफ़ी नहीं। गणेश जनने की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, गणेश जनने की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, किए हैं मैल अपने दान इतना काफ़ी नहीं। तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत थी क्या, जो खा के थूका हमने पान इतना काफ़ी नहीं। समय निकाल कर चंद लफ्ज़ तुम्हारे नाम किए, समय निकाल कर चंद लफ्ज़ तुम्हारे नाम किए, फिर तुम्हारी बड़ी जो शान इतना काफ़ी नहीं। तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं ईंट की भट्ठी तो है, तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं ईंट की भट्ठी तो है, खुले हैं कोयले के खान इतना काफ़ी नहीं, इतना काफ़ी नहीं।